तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं सीडीपी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीटेट एग्ज़ाम, एस्टेट एग्ज़ाम या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम जो भी आप देने जा रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले का जो पार्ट है, यानी कि पहला चैप्टर जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपका सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये रहने वाला है, चलिए डिस्कस करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या है कि आपका फरवरी 2026 के अंदर जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी आपको जो है क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसको आपने ध्यान से समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि विकास का जो वास्तुशिल्प होता है, विकास का जो ढांचा होता है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। बाल विकास के सिद्धांत के अंदर क्या है कि विकास का जो वास्तुशिल्प है, उसका जो डिज़ाइन है, उसको आपको सबसे पहले समझना होगा। तो इसके अंदर क्या है कि आपका सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक शिक्षक होता है, यानी कि एक शिक्षक के लिए एक क्या होता है कि एक शिक्षक खुद ही क्या होता है, एक आर्टिस्ट होता है, एक वास्तुकार होता है। वो बच्चे को जिस प्रकार से डालना चाहे अधिगम के माध्यम से उसको डाल सकता है, उसको सिखाने के माध्यम से उसको डाल सकता है। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, एक वास्तुकार के रूप में वो किस प्रकार से कार्य करता है, पहले आपको इसको समझने की ज़रूरत है। विकास के जो सिद्धांत है उसको समझने से पहले तो एक शिक्षक का जो है वो वास्तुकार होता है, किस प्रकार से होता है इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक बच्चे का जो विकास है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है। एक बच्चे का जो विकास है वो क्या है कि आपका एक आकस्मिक जो है घटना नहीं है, बल्कि आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल ये नहीं होता है, बल्कि एक संरचित, जिसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो है विकास होता है। एक संरचित जो है ये प्रक्रिया होती है, जो एक वास्तु योजना यानी ब्लूप्रिंट की तरह है। क्या है कि सार्वभौमिक नियमों का पालन करती है, यानी कि नियमों के अनुसार क्या है कि बच्चे का जो है विकास होता है। तो बच्चे का जो विकास है वो एक क्या है कि आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि क्या है कि एक संरचित या प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहती है, जिसके अंदर क्या है कि वस्तु योजना यानी कि ब्लूप्रिंट की तरह की क्या होता है आपका कुछ सार्वभौमिक नियमों का वो क्या करता है, पालन करती है। उसके बाद इन सिद्धांतों को समझने के लिए, यानी कि जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निर्माता से वास्तुकार क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, मतलब आपको क्या है कि बनना पड़ेगा इसके अंदर। और इसमें क्या है कि जो सिर्फ निर्देशों का पालन क्या है कि नहीं करता हो, बल्कि प्रत्येक छात्र के लिए सीखने का एक अनूठा और मजबूत ढांचा तैयार करता हो। तो इस तरीके का एक वास्तुकार जो आपको बनना पड़ेगा। निर्माता से क्या है कि एक वास्तुकार आपको बनने की ज़रूरत रहेगी, अगर आपको बाल विकास के सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझना है। तो इन सिद्धांतों को समझने के लिए आपको एक निर्माता से वास्तुकार बनना पड़ता है, जो सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करता, बल्कि प्रत्येक छात्र के लिए सीखने का एक अनूठा और मजबूत ढांचा जो है तैयार करता है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है इसके अंदर, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो यह है जो है वास्तु योजना, यानी कि जो डिज़ाइन है, ब्लूप्रिंट है, वो क्या आपको यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि क्या उम्मीद करनी है और विकास को कैसे सुगम बनाना है, और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों का सम्मान कैसे करना है। तो ये आपके लिए क्या है कि हर शिक्षक के लिए जो वास्तुकार होगा, जो बाल विकास के सिद्धांतों के अंदर क्या है कि बाल विकास को बढ़ावा देगा, उसके लिए क्या है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है, फर्स्ट आपका जो ब्लूप्रिंट रहता है उसके अंदर क्या है कि आपका निर्माण क्या होता है, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो पहला जो नियम रहता है वो रहेगा निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको हम बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या समझने की ज़रूरत है, पहले उसको देख लीजिए। तो पहले बात करते हैं मूल अवधारणा की। तो इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि विकास क्या है आपकी एक सतत प्रक्रिया है, जो गर्भाधान से शुरू होकर जीवन भर चलती है। ठीक वैसे ही एक इमारत की नींव रखने से लेकर अंतिम फिनिशिंग तक क्या है कि काम लगातार चलता रहता है। जैसे कि आप इसमें चित्र के अंदर, ग्राफ के अंदर भी आप इसको देख पा रहे हो कि जो नींव होती है, नींव के साथ चरण एक मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरीके से आपका क्या है कि निरंतर विकास होता है। जैसे इमारत के ढांचे के अंदर
क्या है कि पहले फर्स्ट स्टोरी, उसके बाद सेकंड स्टोरी, या फिर आप बेसमेंट भी बोल सकते हैं, बेसमेंट, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, इस तरीके से थर्ड स्टोरी। तो इस तरीके से क्या है कि भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से विकास भी क्या है कि एक निरंतर प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया जो गर्भाधान से शुरू होकर जीवन भर चलती है। ठीक वैसे ही एक इमारत की नींव रखने के लिए लेकर अंतिम फिनिशिंग तक काम लगातार क्या है कि चलता रहता है। और इसके मुख्य बिंदु कौन से रहते हैं वो आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या रहता है, यह कभी नहीं रुकता है, हालांकि गति क्या है कि धीमी या तेज़ इसकी हो सकती है, और परिवर्तन जो है वो अचानक नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वे समय के साथ जमा होते रहते हैं। उसके बाद जो प्रत्येक चरण होता है, प्रत्येक जो स्टेज होती है उसके अंदर पिछले चरण पर वो डिपेंड करती है, पिछले चरण से के साथ वो जुड़ी हुई होती है। कक्षा में अनुप्रयोग की अगर बात करें तो यह समझे मतलब एक अध्यापक ये समझे कि एक छात्र का जो वर्तमान व्यवहार है वो सीखने की क्षमता उसके पिछले सभी अनुभवों का परिणाम होता है, और सीखने की कठिनाइयों के लिए धैर्य, निरंतर समर्थन प्रदान वो अध्यापक को क्या है कि करना पड़ता है, करना ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि एक अध्यापक को यह समझना जरूरी होता है कि एक छात्र का वर्तमान व्यवहार सीखने की क्षमता उसके पिछले सभी अनुभवों का परिणाम होती है, और सीखने की कठिनाइयों के लिए धैर्य रखे और निरंतर समर्थन प्रदान करे। तो ये आपका फर्स्ट जो है नियम, फर्स्ट जो आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, जिसमें क्या है कि निर्माण या विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्लूप्रिंट नंबर 2, यानी कि नियम नंबर 2 जो आपका क्या रहेगा कि जो आपकी गति है वो कभी एक समान नहीं होती है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, विकास की दर में भिन्नता का सिद्धांत इसको बोला जाएगा, और प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसकी मूल अवधारणा क्या रहती है, एक जो इमारत होती है, एक इमारत का निर्माण, जैसे कि मैंने पिछले में भी बताया आपको निरंतरता के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि इमारत का जब निर्माण होता है, निर्माण में क्या है कि कुछ हिस्से जैसे नींव जल्दी बन सकते हैं, जबकि अन्य जैसे आंतरिक जो आपका विवरण है वो अधिक समय उसके अंदर क्या है कि लगता है। तो एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझना, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। इसी तरीके से क्या है कि आपका विकास की गति क्या है कि एक जैसी नहीं रहती है। जैसे कि इमारत का एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया गया है कि इमारत के अंदर क्या है कि नींव जो है वो जल्दी बन जाती है, लेकिन जो आंतरिक विवरण है, जो उसका आंतरिक ढांचा है, उसमें बनने में क्या है कि समय लगता है। इसी प्रकार से विकास भी जो है वो कार्य करता है। तो विकास क्या है कि आपका कभी भी एक समान नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा इसके अंदर क्या है कि प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो इसमें मुख्य बिंदु कौन से रहते हैं, जो शैशव अवस्था होती है, शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था में क्या है कि आपका शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। किशोर अवस्था के बारे में आपको आगे भी बताएंगे, क्योंकि किशोर अवस्था का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जबकि बाद के बचपन में यह धीमा हो जाता है। उसके बाद विकास के विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की गति भी अलग अलग समय पर भिन्न हो सकती है। तो इसमें क्या है कि भिन्नता इस तरीके से पाई जाती है। पहले तो आप पॉइंट ये नोट करें कि शैशव अवस्था से लेके किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, जबकि बाद के बचपन में यह धीमा हो जाता है। विकास के विभिन्न आयाम जो होते हैं, शारीरिक होता है, फिजिकल, मेंटली या फिर सोशली जो होता है, इसके अंदर क्या है कि इनकी जो गति होती है वो अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके बाद वही पॉइंट जैसे कक्षा में अनुप्रयोग अगर इसकी बात की जाए तो छात्रों की तुलना उनकी उम्र के आधार पर न करें, बल्कि पहचानें कि कुछ छात्र विकास की तीव्र अवधि से गुजर रहे होंगे, जबकि अन्य स्थिर चरण में से हो सकते हैं। मतलब सभी जो छात्र है वो उनके अंदर क्या है कि आपकी जो विकास की दर है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि आयु के साथ जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से विकास की जो गति है वो इस तरीके से जाती है, और फिर इस तरीके से क्या है कि डाउन भी होती है और फिर वापस अप होती है। मतलब अप डाउन जो है वो विकास के अंदर चलते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम के अंदर आपका निर्माण जो है एक निर्धारित क्रम का पालन करता है। तो निर्माण क्या है कि आपका एक निर्धारित उसका क्या रहता है, क्रम रहता है, निर्धारित क्रम रहता है, यानी कि इसको आप बोलेंगे एक रूप प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। हर एक नियम आपको समझना ज़रूरी है। हर एक नियम को हमने यहाँ पे जो है आपको डिटेल से आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझें। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो इसमें क्या है कि मूल अवधारणा क्या रहती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तकोद्यमुखी यानी कि सेबला ये आपका है सिप्ला कोडल और आपका प्रोक्सीमोडिस्टल यानी कि समीप दूराभिमुख। तो इस तरीके से क्या है कि आपका विकास की प्रक्रिया रहती है। इसमें क्या है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये आपका बना रहता है। इसमें एक रूप प्रतिमान का सिद्धांत इसको बोलेंगे। हर इमारत एक तार्किक क्रम में बनाई जाती है और ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर क्या है कि आपका विकास होता है। विकास भी क्या है कि एक निश्चित और सार्वभौमिक पैटर्न का पालन करता है। और इसमें क्या है कि आपका जैसे कि हमने बताया मुख्य बिंदु कौन से रहेंगे, ये कई बार जो है कोई एग्जाम के अंदर कई बार क्या मैक्सिमम टाइम
टाइम यहीं से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका मस्तकोद्यमुखी जिसको बोलते हैं सेप्ला कोडल, ये आपका है विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है और एक बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, हासिल करता है, और फिर धड़ और अंत में पैरों पर उसका क्या रहता है, फोकस रहता है, पैरों के ऊपर उसका ध्यान होता है, पैरों के ऊपर उसका विकास होता है। उसके बाद समीप दूराभिमुख यानी कि प्रोक्सीमोडिस्टल जिसको बोलेंगे, तो इसमें क्या है कि आपका विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है और बच्चा अपनी भुजाओं पर नियंत्रण पाने से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी और धड़ पर नियंत्रण विकसित करता है और उंगलियों पर नियंत्रण जो है उसके बाद आता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है। इसमें प्रोक्सीमोडिस्टल से रिलेटेड जो क्वेश्चन कई बार जो आपसे, मोस्टली मैं कहूँगा कई बार नहीं, मोस्टली जो आपके इसी यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो विकास क्या है कि आपका यूनिफॉर्म पैटर्न इसके रहते हैं। इसमें मस्तकोद्यमुखी और आपका समीप दूराभिमुख यानी कि प्रोक्सीमोडिस्टल आपकी ये दोनों स्टेजेज रहती हैं कि किस प्रकार से विकास होता है। और कक्षा में अनुप्रयोग की बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स जैसे लिखना की अपेक्षा करने से पहले ग्रास मोटर स्किल जैसे दौड़ना कूदना के विकास के लिए अवसर प्रदान आपको यानी कि एक शिक्षक को करने चाहिए। उसके बाद चौथे नियम पे आते हैं। फोर्थ नियम क्या आपका, वो है आपका जो आपका हर डिज़ाइन होता है, हर डिज़ाइन क्या आपका अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत इसको बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसको बोलेंगे। तो मूल अवधारणा क्या रहती है इसके अंदर, जबकि सभी इमारतें क्या है कि एक ही मूल वास्तु योजना के नियमों का पालन करती है और कोई भी दो इमारतें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। इसी प्रकार से क्या है कि प्रत्येक बच्चा अपनी अनूठी गति और शैली में विकसित होता है। सभी बच्चों का जो विकास है वो अलग अलग गति के अकॉर्डिंग होता है। सभी इमारतें जैसे दिखाई गई हैं अलग अलग होती हैं, इसी प्रकार से बच्चों का विकास भी सभी का अलग अलग तरीके से होता है। तो वही आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस जो है देखने को आपको मिलेंगे। इसमें मुख्य बिंदु कौन से रहते हैं, यह भिन्नता वंशानुक्रम और पर्यावरण परस्पर क्रिया के कारण होती है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद छात्रों में रुचियों, अक्षमताओं और व्यक्तिगत अंतर के स्वाभाविक और अपेक्षित इसके अंदर रहता है, अपेक्षा इसके अंदर रहती है। उसके बाद औसत बच्चा एक सांख्यिक कल्पना करता है। कक्षा में अनुप्रयोग की मैं यहाँ भी देख लेते हैं इस पॉइंट के अंदर। तो कक्षा में अनुप्रयोग की अगर बात की जाए तो एक ही आकार सभी के लिए फिट यानी कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण से एक शिक्षक को क्या है कि यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी बच्चों का विकास जो है वो यूनिक तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। विभिन्न शिक्षण शैलियों और गतियों को समायोजित करने के लिए विभेदित निर्देश यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का उपयोग आपको करना पड़ता है। तो ये भी क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट रूल और इम्पोर्टेंट नियम जो है, प्रिंसिपल जो है रहने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, नियम कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे व्यापक रेखा चित्र से बारीक विवरण तक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका नियम। तो इसके अंदर क्या है कि आपका मूल अवधारणा इसकी क्या है, एक वास्तुकार पहले क्या करता है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो वास्तुकार है, एक वास्तुकार पहले पूरी संरचना का एक सामान्य स्केच बनाता है, फिर विशिष्ट विवरण जोड़ता है। विकास में बच्चे की प्रतिक्रियाएं पहले सामान्य से अविभाजित होती है और बाद में विशिष्ट और परिष्कृत होती जाती है। तो जनरल टू स्पेसिफिक जो है विकास, ये आपका प्रक्रिया इस तरीके से कार्य करती है कि बच्चे की प्रतिक्रियाएं पहले सामान्य से विभाजित होती हैं और बाद में विशिष्ट और परिष्कृत हो जाती है। इसमें मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखने कौन से, पहला है कि एक शिशु पहले किसी वस्तु तक पहुँचने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है और बाद में केवल अपनी बाँह और हाथ का प्रयोग करना सीखता है। उसी प्रकार से भाषा विकास में बच्चे पहले सभी उड़ने वाली चीज़ों को चिड़िया कह सकते हैं, बाद में तोता, कौवा, चील के बीच अंतर करना उनको अपने आप ही क्या आ जाता है, वो विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं। यानी कि पहले जनरलाइजेशन होता है, सामान्यकरण होता है, सामान्य विकास होता है, उसके बाद विशिष्टता की तरफ जो है वो बच्चा जो है बढ़ता है। कक्षा में अनुप्रयोग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या देखेंगे आप, जटिल कार्यों को सिखाते समय पहले समग्र अवधारणा या कौशल का क्या है कि आप परिचय दें, फिर धीरे धीरे उसके विशिष्ट घटकों पर ध्यान केंद्रित करने की आपको आवश्यकता रहती है। तो विकास जो है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी सिद्धांत क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। और इसके मुख्य बिंदु आपको मैंने बता ही दिए कि एक शिशु पहले किसी वस्तु तक पहुँचने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है, बाद में केवल अपनी बाँह और हाथ का प्रयोग जो है वो करता है। और भाषा विकास की अगर बात की जाए तो बच्चे जो है पहले सभी उड़ने वाली चीज़ें चिड़िया कह सकते हैं और बाद में तोता, कौवा, चील के बीच जो है अंतर करना जो है वो आ सकता है, क्योंकि पहले विकास सामान्य होगा, उसके बाद विशिष्ट की ओर वो बढ़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका नियम है, तो नेक्स्ट नियम के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट नियम के अंदर क्या बताया गया है। तो सभी प्रणालियाँ एक साथ काम करती हैं, तो इसको बोलेंगे परस्पर संबंध का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ। हर एक रूल या हर एक प्रिंसिपल जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको अपने हर एक पॉइंट्स को, हर एक प्रिंसिपल को जो है ध्यान से समझना। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन जो इसको बोलेंगे, यानी कि परस्पर संबंध का नियम। तो मूल अवधारणा की अगर बात की जाए तो एक इमारत क्या है कि ईंट और जो गारे का ढेर होता है वो नहीं होती है, यानी कि सीमेंट और ईंट से नहीं बनती है, बल्कि कि इसकी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, संरचनात्मक प्रणालियाँ एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसी तरह विकास सभी क्षेत्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक रूप से क्या है कि आपस में जुड़ा हुआ होता है, यानी कि फिजिकल, मेंटली, सोशली और इमोशनली। ये सारे जो विकास हैं, ये सारे जो भावनाएं हैं, सारे जो विकास है आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। परस्पर संबंध का नियम इसको बोलेंगे। और इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य है, उसकी एकाग्रता यानी कि मानसिक और सामाजिक मेलजोल यानी कि सोशली प्रभावित कर सकता है। उसके बाद भावनात्मक असुरक्षा सीखने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि विकास जो है समग्र, होलिस्टिक होता है। समग्र मतलब इकट्ठा होता है, एक साथ होता है, और साथ साथ क्या है कि इसके अंदर सभी चीज़ें मिल के काम करती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। ये सारे जो विकास है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बोलेंगे। कक्षा में अनुप्रयोग की अगर बात की जाए एक शिक्षक के लिए, तो बच्चे को एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। अकादमिक प्रगति के अलावा उसके जो है सामाजिक, भावनात्मक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर आपका क्या कहेंगे हम, सोशली हो या फिर भावनात्मक हो, इमोशनली हो, ये सारे जो आपके विकास है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना, ये आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। इसमें कौन सा नियम आएगा, कौन सा रूल आएगा, कौन सा प्रिंसिपल आएगा, तो वह आपका वर्तुलाकार बनाम रेखिक प्रगति का सिद्धांत, इसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो इसके अंदर क्या कि आपको क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इसकी मूल अवधारणा। तो निर्माण क्या है कि एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता है, बल्कि वास्तुकार यानी कि जो टीचर होता है, एक अध्यापक होता है, वो अक्सर पिछले चरणों को लौटकर उन्हें मजबूत करते हैं। और विकास रेखिक नहीं वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। और बच्चा आगे बढ़ता है, फिर पहले सीखे गए कौशलों को मजबूत करने के लिए वापस जाता है। तो ये वर्तुलाकार जो है विकास आपका होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल इसको बोलेंगे। और इसके अंदर क्या है कि लीनियर जो आपका एक रेखा के अंदर विकास नहीं होता है, बल्कि वास्तुकार अक्सर पिछले चरणों को लौटकर उन्हें मजबूत करता है। और विकास रेखिक नहीं बल्कि वर्तुलाकार होता है। बच्चे, इसमें मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे एक क्या है कि अवधारणा को सीखते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं और बाद में उस अवधारणा पर अधिक जटिलता के साथ लौटते हैं। यह एक कदम पीछे दो कदम आगे जैसा लग सकता है, लेकिन यह सीखने को मजबूत करने के एक सामान्य प्रक्रिया होती है। उसके बाद कक्षा में अनुप्रयोग की अगर बात की जाए तो नियमित जो पुनरीक्षण होता है, रिवीजन होता है और अभ्यास को अपनी शिक्षण जो पद्धति होती है उसमें शामिल अध्यापक को करना चाहिए। निराश न हो यदि कोई छात्र किसी ऐसे विषय में अस्थायी रूप से संघर्ष करता है जिसमें उससे पहले महारत हासिल कर ली थी, तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि विकास जो है वो स्पाइरल होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से क्या है कि आपका विकास होता है, रेखिक जो विकास नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें अगर एक अध्यापक की भूमिका बताई जाए तो किस प्रकार से कार्य करती है, तो नियमित पुनरीक्षण, रिवीजन, अभ्यास को अपनी शिक्षण पद्धति में शामिल अध्यापक को करना चाहिए। और अध्यापक को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए अगर कोई छात्र जो है किसी ऐसे विषय में अस्थायी रूप से संघर्ष करता पाया जाए जिसमें उससे पहले महारत हासिल कर ली हो, क्योंकि विकास के अंदर क्या होता है कि आपका बच्चा जो होता है वो वापस उन्हीं कौशलों को मजबूत करने के लिए वापस क्या है कि उसको सीखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर एडवांसमेंट्स का नियम जो है, प्रिंसिपल जो है कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर आपका है कच्चा माल और कारीगरी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कच्चा माल और कारीगरी। तो इसमें कौन सा नियम बनता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये अंतःक्रिया का सिद्धांत, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टेट के अंदर काफ़ी बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सीटेट के अंदर भी मोस्टली इसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका वंशानुक्रम पर्यावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो मूल अवधारणा की बात की जाए तो एक शानदार इमारत के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, वंशानुक्रम यानी कि कुशल कारीगरी, पर्यावरण, दोनों की क्या रहती है, आवश्यकता होती है। विकास केवल आनुवंशिकी या केवल परवरिश का परिणाम नहीं होती है, यह दोनों के बीच निरंतर अंतःक्रिया का क्या करती है, परिणाम होती है। यानी कि विकास दोनों को मिलकर होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद इसके मुख्य बिंदु की बात की जाए, मेन पॉइंट्स की बात की जाए, तो वंशानुक्रम विकास की अक्षमता और सीमाएं निर्धारित करता है। पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उन अक्षमताओं को कितना विकास होगा। विकास किसके बराबर होता है, वंशानुक्रम गुना पर्यावरण, हेरिडिटी गुना एनवायरनमेंट, और ये गुणनफल है, योग नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनका योगफल होता है या फिर गुणनफल होता है। दोनों के गुणा से क्या है कि आपका विकास होता है। उसके बाद कक्षा अनुप्रयोग की बात की जाए शिक्षक के लिए, क्योंकि आपका पेडागोजी के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो प्रत्येक बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को पहचाने और उन्हें विकसित करने के लिए एक समृद्ध और प्रेरक सहायक कक्षा का वातावरण उनको प्रदान जो है शिक्षक को करना चाहिए। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को मिलकर क्या है कि आपका विकास के लिए ये क्या है कि भागीदारी अपनी निभाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम कौन सा है आपका, प्रिंसिपल कौन सा है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण बनाना, तो इसे एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या है कि एक दीवार सिर्फ अलग अलग ईंटों को ढेर नहीं होती है, यह एक एकीकृत संरचना होती है। विकास में सरल अलग अलग प्रतिक्रियाओं को मिलाकर एक समन्वित जटिल संपूर्ण इसको बनाया जाता है। और इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइकिल चलाने वाला किस प्रकार से साइकिल चलाता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कार्य करती हैं, उसके हाथ, उसकी आइज़, उसकी आँखें और जो हैंडल है वो काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद उसके जो पाँव है वो भी उसके अंदर काम करते हैं। तो सभी को मिला के ही क्या है कि आपका जो साइकिल सवार है वो साइकिल चलाना सीख सकता है। तो इस प्रकार से विकास भी क्या है कि आपका एकाकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन से मिलकर बना है। इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि विकास होता है। इसमें क्या आपका एक बच्चा क्या है अपनी उंगलियों और कलाई, हाथ की गति को एकीकृत करना सीखता है ताकि वह कुछ पकड़ सके। और साइकिल चलाना पैर, हाथ, आँखों को गति के एकीकरण का नियम एक उदाहरण क्या है कि उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया। और जैसा पहले हमने एक नियम पढ़ा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक क्या है कि विकास विशिष्ट की ओर क्या है कि फिर से इन विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को एक संपूर्ण में एकीकृत करने की प्रक्रिया होती है। कक्षा में अनुप्रयोग की अगर बात की जाए, पेडागोजी से अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसी गतिविधियों यानी कि क्या कि एकीकरण जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ऐसी गतिविधियाँ डिजाइन करें जिनसे छात्रों में कई कौशलों को एक साथ उपयोग करने की आवश्यकता होती हो। जैसे एक प्रोजेक्ट बनाना जिससे अनुसंधान, लेखन और प्रस्तुति शामिल इसके अंदर हो। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपके कुछ नियम थे। नियमों के अंदर यहाँ पे दोबारा से इनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से नियम हमने पीछे पढ़े हैं, अगर आपने इसको ठीक से नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिए, देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से नियम हमने देखे हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बात आती है निरंतरता। निर्माण कभी भी नहीं रुकता, जैसे मैंने पहले बताया। निरंतर जो है विकास आपका होता रहता है, निर्माण आपका होता रहता है, विकास की गति जो है निरंतर चलती रहती है। उसके बाद असमान गति बदलती रहती है, ठीक है ना। कभी विकास कम, कभी विकास ज़्यादा जो है होता रहता है। तो विकास एक गति से नहीं होता बल्कि इसकी गति जो है वो बदलती रहती है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब उसके बाद एक रूप प्रतिमान यूनिफॉर्म पैटर्न इसका रहता है विकास का, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर, जिसको प्रोक्सीमोडिस्टल जिसको बोलते हैं। उसके बाद व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है इसमें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर डिज़ाइन अद्वितीय होता है। विकास का जो प्रकार होता है इंडिविजुअल होता है, हर बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, व्यापक रेखा चित्र से बारीक विवरण तक जो है विकास इस तरीके से होता है। उसके बाद परस्पर संबंध, सभी प्रणालियाँ एक दूसरे के साथ क्या होती है जुड़ी हुई होती है। इसमें इमोशनल, सोशल, उसके बाद मेंटली, उसके बाद फिजिकली, ये सारी प्रणालियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है विकास के अंदर।
उसके बाद जो विकास की गति होती है वो लीनियर नहीं होती बल्कि स्पाइरल होती है, एक सर्कल के अंदर होती है। नींव को मजबूत करते हुए विकास जो है आगे बढ़ता है, विकास होता है। उसके बाद वंशानुक्रम और पर्यावरण, हेरिडिटी गुना एनवायरनमेंट, यानी कि कच्चा माल और कारीगरी दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर एक लगे तो एक से विकास नहीं हो पाएगा, यानी कि हेरिडिटी का अकेले का रोल नहीं है, ना ही एनवायरनमेंट का अकेले का रोल है, बल्कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही विकास को प्रभावित करता है, विकास को आगे बढ़ाता है, विकास को करता है। उसके बाद लास्ट जो हमने यहाँ पे देखा वो है आपका इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण बनाना। जैसे कि हमने अभी साइकिल का एग्जाम्पल देखा था, साइकिल सवार के अंदर क्या होता है कि साइकिल चलाना जब वो स्टार्ट करता है तो उसमें उसके हाथ, आंखें, बाकी जो पाँव, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके एक साथ मिलकर जो है काम करती हैं। तो इस तरीके से एकीकरण का सिद्धांत उसके ऊपर लागू होता है। तो विकास की प्रक्रिया भी एकीकरण के साथ ही क्या है कि मजबूत होती है, एकीकरण के साथ ही बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी भूमिका, यानी कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक के बारे में, शिक्षक की क्या भूमिका रहती है उसको आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी भूमिका क्या रहती है। मास्टर वास्तुकार जो है आप यहाँ पे रहने वाले हैं। किस प्रकार से वास्तु योजना, यानी कि जो डिज़ाइन होता है, ब्लूप्रिंट होता है विकास का, उसके अंदर क्या है कि जानना ही इसको काफ़ी नहीं रहता है, बल्कि एक महान ब्लूप्रिंट जो बनाने वाला होता है, वास्तुकार होता है, आर्टिस्ट होता है, उसे एक हर अनूठी साइट और सामग्री के अनुकूल क्या है कि वो उसको खुद को क्या है कि डालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और बच्चे को भी इसी प्रकार से उसको सिखाना पड़ता है। उसके बाद आपका काम क्या है कि, यानी कि एक शिक्षक का काम क्या रहता है, इन सिद्धांतों का उपयोग यह समझने के लिए करना है कि प्रत्येक बच्चा कैसे सीखता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद आप सिर्फ ज्ञान प्रदान नहीं कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक की बात हो रही है, तो शिक्षक के लिए क्या है कि सिर्फ वो ज्ञान प्रदान ना करे, बल्कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें प्रत्येक बच्चा अपनी पूरी अक्षमता के साथ पहुंच सके। उसके बाद एक शिक्षक के लिए क्या करना ज़रूरी है, अवलोकन करना ज़रूरी है, योजना बनाना ज़रूरी है, अनुकूलन करना ज़रूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय विकास का पथ का समर्थन करना भी एक शिक्षक के लिए ज़रूरी रहता है। तो तभी वो क्या है कि मास्टर वास्तुकार, यानी कि मास्टर आर्टिस्ट जो है वो बन पाएगा, अगर ये चारों पॉइंट्स को वो ध्यान से समझ लेगा और इनको लागू करेगा विकास की प्रक्रिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे अच्छी कक्षाएं, यानी कि अंत में मैं एक आपको थॉट के माध्यम से जो यहाँ पे ये क्लास जो है ख़त्म करने वाला हूँ। तो सबसे अच्छी कक्षाएं जो है वो आपकी दीवारों और छतों से नहीं बनती है, बल्कि वे उन शिक्षकों द्वारा बनाई जाती है जो विकास की वास्तु योजना, ब्लूप्रिंट को क्या है कि अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको लागू भी करते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेकंड चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, सीटेट एग्ज़ाम हो, एस्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, सीडीपी के अंदर सेकंड चैप्टर ये यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इससे हेल्प हो सके। और साथ में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।